बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10th की केमिस्ट्री की बुक का हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो बेसिकली जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोई भी ऐसा स्पेशलाइज सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी दो टाइप्स होती हैं, गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। उसका डिफरेंस भी करवा दिया था। आज हम इनके कंपोनेंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बेसिकली चार मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जो होता है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी या रेजिस्टर और सॉल्ट ब्रिज। अब इन्हें ज़रा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने जैसा कि पढ़ा कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा डील करना होता है, मतलब हमें करंट फ्लो करवाना होता है और करंट फ्लो करवाने के लिए हमें कोई कंडक्टिव मटेरियल चाहिए जो कि सॉलिड स्टेट में हो। हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसे सॉलिड स्टेट के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर यूज़ कर सकें ताकि वो सर्किट भी कंप्लीट हो। नॉन कंडक्टर्स तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है ना, मतलब तो किसी तरह का प्लास्टिक नहीं, किसी तरह की ऐसी चीज़ नहीं जो इंसुलेटर हो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड्स। आप कंपाउंड्स को देखते हैं तो सबसे पहले आप कोवलेंट कंपाउंड्स को देखें तो कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर से तो करंट फ्लो करता ही नहीं ना, बिल्कुल भी ना, सॉलिड ना लिक्विड ना गैस ना एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में कभी भी नहीं। जो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स के अंदर करंट फ्लो करता तो है, लेकिन या मोल्टन स्टेट में या हमारे पास आ जाती है उसकी एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। और हमें क्योंकि इलेक्ट्रोड सॉलिड स्टेट में चाहिए और सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड होता है वो कंडक्टर नहीं होता, तो दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ द क्वेश्चन। हमारे पास पीछे क्या रह गया, मेटल्स। और मेटल्स के साथ साथ एक नॉन मेटल हमारे पास आता है जो कि है ग्रेफाइट। तो कोवलेंट कंपाउंड्स भी हमने रूल आउट कर दिए, आयनिक कंपाउंड भी नहीं हम यूज़ कर सकते सॉलिड स्टेट में। हमारे पास पीछे रह गए सॉलिड स्टेट में यूज़ करने के लिए मेटल्स, और वो कंडक्टर्स भी होते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हम यूज़ सिर्फ मेटल कर सकते हैं इलेक्ट्रोड के तौर पे, हम इलेक्ट्रोड को मेटल्स के एतबार से स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोड की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है अ मेटालिक प्लेट और रॉड दैट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज ऑन इट एंड प्रोवाइड सरफेस फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस इज नोन एज इलेक्ट्रोड। अब अगर हम इलेक्ट्रोड को चार्ज के एतबार से देखें तो फिर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ चार्ज जो कि इलेक्ट्रोड पे होता है, तो उसे हम टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, विच इज़ एनोड एंड कैथोड। अब देखें, एनोड एनोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट्स अनाइंस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। कैथोड के ऊपर कैथोड कैरीज नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्ट्स कैटाइंस एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। अब इसको याद रखने के लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि एनोड ए, एनाइन ए, ऑक्सीडेशन ओ, ए ओ, ये तीनों मॉवल हैं, ये तीनों हमेशा साथ रहेंगे। और कैथोड पे कैटाइन आते हैं, कैथोड पे कैटाइन आते हैं और इस पे रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस करता है। तीनों कॉन्सोनेंट्स हैं, तीनों एक साथ आएंगे। अब देखें, एनोड पे एनाइंस आते हैं और उधर ऑक्सीडेशन अगर होती है तो ए ओ, ये तीनों वॉवल हैं, ये तीनों एक साथ रहेंगे। और कैथोड पे कैटाइंस आते हैं और वहाँ पे रिडक्शन टेक प्लेस करती है, तो सी आर, ये तीनों जो है कॉन्सोनेंट्स हैं और ये दोनों एक साथ आएंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन चार्ज स्टोर्ड ऑन इलेक्ट्रोड के तौर पे हमने दो इलेक्ट्रोड की टाइप स्टडी कर ली, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। लेकिन अब रिएक्टिविटी को बेस बना के डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी भी आगे दो टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रोड्स की, विच आर इनर्ट एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स हमारे पास दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को टेक पार्ट कराने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, मतलब रिएक्शंस हो जाते हैं उसके साथ, लेकिन वो खुद रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट नहीं करता। मतलब जिस तरह कैटलिस्ट होता है ना, वो रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट नहीं करता, लेकिन वो रिएक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए, रिएक्शंस को टेक पार्ट कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। अब एग्जांपल इसकी क्या है कि कॉपर ले लें, कॉपर को आप किसी भी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के साथ इस्तेमाल कर लें जिसके अंदर कॉपर ना हो, मतलब कॉपर को आप जिंक सल्फेट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तब कॉपर इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कॉपर मौजूद नहीं है। हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करे टेक प्लेस करने के लिए और ख़ुद भी उन रिएक्शंस में टेक पार्ट करे। कॉपर की एक दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर को जब आप कॉपर सल्फेट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो एज इलेक्ट्रोलाइट, तो जब कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट होगा और कॉपर इलेक्ट्रोड होगा कॉपर का, तो तब कॉपर जो होगा इलेक्ट्रोड, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, वो भी इलेक्ट्रोलाइट के रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट करेगा। तो ये इनकी डेफिनेशन है, एकदम मैं बोल भी देता हूँ। एक्टिव electrodes are those electrodes which conduct electricity and take part in chemical reactions by themselves. Inert electrodes only allow the passage of current but never take part in reaction. सेकंड जो हमारे पास कंपोनेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बेसिकली कोई भी ऐसा सब्सटेंस
जिसकी मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन स्टेट के अंदर उससे करंट पास हो सके उसके थ्रू, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जब उसके थ्रू करंट पास होता है तो वो अपने जो रिस्पेक्टिव आयंस होते हैं उसमें स्प्लिट कर जाता है, और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। और इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो हमेशा एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। समझिए, हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि एनी सब्सटेंस थ्रू विच करंट कैन पास थ्रू इन मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। अपॉन passage of current, electrolyte or ionic compound can get split into its respective ions. This process is known as electrolysis, which is always reversible reaction. अब इसे इलेक्ट्रोलिसिस क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि जो लाइसिस का वर्ड होता है LYSIS, इसका बेसिकली मतलब होता है ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी आप उसके थ्रू करंट पास करा रहे हैं और वो उससे ब्रेक डाउन हो रहा है कंपाउंड। इस तरह एक टर्म होती है हाइड्रोलिसिस, वो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर होता है, H2O का मॉलिक्यूल टूटता है। इसी तरह एक टर्म होती है हमारे पास फोटोलाइसिस जिसे कहते हैं, वो लाइट के थ्रू, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, फोटोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट। जब देखें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो हमेशा आयनिक कंपाउंड होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आयनिक कंपाउंड ही क्यों, और कोई कंपाउंड क्यों नहीं, कोवलेंट कंपाउंड क्यों नहीं, कोई प्योर सब्सटेंस, प्योर एलिमेंट कोई नहीं, जैसे जिस तरह हो गया ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कोई मेटल हो गया, फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, इस तरह करके। तो अब देखें प्योर जो एलिमेंट्स हैं उनको तो ब्रेक डाउन करने का फ़ायदा ही कोई नहीं। आपने मेटल उठाया, मेटल तो वैसे ही अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, उसने क्या करना है। आपने ऑक्सीजन उठाई, ऑक्सीजन को आपने ब्रेक डाउन करके क्या करना है, ऑक्सीजन तो वैसे भी गैस है, आप उसे लिक्विड फॉर्म में भी करेंगे तो उसको ब्रेक डाउन करने का उनसे करंट ही पास नहीं होता। देखें ना, पहले तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चाहिए कि करंट पास हो। अब करंट पास करेंगे, नॉन मेटल में से भी नहीं करंट पास होता, और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें से भी नहीं होता, वो भी नॉन मेटल होते हैं। करंट तो पास होता ही, करंट किन से पास होता है, आयनिक कंपाउंड से, या हमारे पास है मेटल्स। आयनिक कंपाउंड में भी लिक्विड स्टेट में, मेटल्स में तो सॉलिड स्टेट में हो जाता है। मेटल तो मैंने जैसे पहले का प्योर स्टेट में, उसे ब्रेक डाउन करने का फ़ायदा ही नहीं है। बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, हमने उनसे प्योर सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्ट करनी होती है ना, मतलब हम जिस तरह मेटल्स के ओर्स होते हैं, मतलब रॉ मेटल्स होते हैं, हमने उनको प्योर करना होता है, हम उसके लिए इस्तेमाल होता है। और क्या नाम है, हमने जिस तरह मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, सोडियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम कॉपर इससे प्योरीफाई कर सकते हैं। बेसिकली मकसद ये होता है कि जो कंपाउंड की फॉर्म में एलिमेंट है, हम उन्हें सेपरेट कर लें। तो उसके लिए हम आयनिक कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि उनसे करंट पास हो जाता है। दूसरी बात, मेटल्स को यूज़ करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेटल्स हैं वो पहले ही एलिमेंटल स्टेट में, उनसे हमने वो आयरन है, वो आयरन ही रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद भी, उसने कुछ चेंज नहीं होना। तो इसलिए हम आयनिक कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो उनसे करंट भी पास हो जाता है थ्रू मोल्टन या सोल्यूशन स्टेट, और वो ब्रेक डाउन करने से उनसे हम अलग अलग एलिमेंट्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब एक सेल है, उसके अंदर से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होता है, उसी सेल के अंदर से क्लोरीन गैस भी वो होती है। एक सेल है, उससे हम जो है सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आयनिक कंपाउंड का बेसिकली मकसद ये है कि एक तो करंट पास हो जाए, दूसरी बात हम उनसे जो हमने मेटल्स को प्योरीफाई वगैरह करना है या एक्सट्रैक्ट करना है, वो भी हम कर लें। अब फॉर एग्जांपल मैं NaCl के मोल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस का वो लिख रहा हूँ, बल्कि चलें छोड़, मैं एक्वा सॉल्यूशन स्टेट में NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन लिख रहा हूँ। ये हमारे पास है NaCl, ये सोडियम क्लोराइड, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो डबल साइड वाला एरो, इसके ऊपर हम लिखेंगे H2O। बेसिकली ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, बेसिकली तो जब ये आप इसे वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो ये वैसे ही अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। हमने क्या किया, H2O ऐड किया तो ये बन गया Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये सोडियम का आयन, ये क्लोरीन का आयन। अब इनकी बेस में, ये तो सॉलिड था, हमने सॉलिड को वाटर में डाला, तो इनकी बेस में एक्वस लिखना ज़रूरी है, जिससे शनाख्त रहती है कि एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में। ये एग्जांपल है। अब यही मैं इसके मोल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन लिखूं तो वो कुछ इस तरह का है। 2NaCl, ये लिक्विड, यहाँ पे स्टेट इसकी मेंशन करना ज़रूरी है, नीचे छोटा सा लिक्विड L लिख दिया, ये इसका एरो, बट 2Na प्लस प्लस Cl2,
सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आता। यानी 2 मोल हमारे पास सोडियम क्लोराइड टूटता है तो 2 मोल सोडियम मेटल के बनाता है और 1 मोल क्लोरीन गैस के बनाता है Cl2 की। ये क्लोरीन है मॉलिक्यूल की फॉर्म में, ये होता है गैसियस स्टेट में, यहाँ पे हम गैस लिख देंगे। सोडियम होता है सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे हम एस लिख देंगे। ये उसका रिएक्शन होता है मोल्टन NaCl का, यहाँ पे लिक्विड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे नोट करना ज़रूरी है कि जो होता है ना एक्टिव इलेक्ट्रोड, उसे जैसे मैंने पहले बताया, उसे हमेशा अपने ही रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करना पड़ता है। मतलब कैसे? देखिए, an active electrode is always dip in the electrolyte of its own compound. For example, a copper electrode is dip in the electrolyte of CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट। प्रेफरेबली जो इसका सोल्यूशन की जो होती है ना मोलरिटी, वो 1 मोलर ही रखी जाती है सोल्यूशन की। लास्ट है हमारे पास बैटरी या रजिस्टर। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर रजिस्टर इस्तेमाल होता है। वो रजिस्टर कोई भी चीज़ हो सकती है, वो बल्ब हो सकता है, वो वोल्ट मीटर हो सकता है, वो गैल्वानोमीटर हो सकता है, वो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप करंट के फ्लो को मेजर कर सकें। ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसके अंदर बैटरी यूज़ होती है, क्योंकि हमें करंट प्रोवाइड कराना होता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। इसमें जो रिएक्शन होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। गैल्वानिक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, इसलिए उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम रजिस्टर की मदद से मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हैं उनके कंपोनेंट्स पढ़ लिए। 3 कंपोनेंट्स पढ़े हैं आज हमने, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और बैटरी या रजिस्टर। चौथे नंबर पे हमारे पास होता है सॉल्ट ब्रिज, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। आज के लेक्चर के बारे से कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।